करने की ज़रूरत है। अभी लाइव ना? ओके। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। सो डाइटिशियन लवलीन इज़ हियर विद यू विद अनदर टॉपिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिल्क के बारे में, क्योंकि इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं मिल्क के बारे में कि मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी इसके बारे में किया हुआ है, अ ईयर बैक ऑल्सो, इस 2018 के 18 में भी एक बार किया था। और इतनी क्वेरीज इसलिए आ रही हैं क्योंकि काफ़ी न्यू मेंबर्स जो हैं वो फैमिली में जुड़ रहे हैं एंड दे ऑल्सो वांटेड टू क्लियर अप विद सर्टन डाउट्स। तो कुछ टॉपिक रेपिटेशन भी हो सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है मिल्क के बारे में। जब मिल्क बिफोर 1950s की बात करें ना, मतलब हम एंसेस्टर्स की बात करें, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइमिंग की बात करें, उस टाइमिंग पे मिल्क एक हमारा, जैसे कहते थे, सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग था। लाइक कैल्शियम उसमें पाया जाता है, उसमें इंजाइम्स पाए जाते हैं, उसमें रिलेटेड टू ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन वैल्यू था उस टाइमिंग पे। क्योंकि ग्रीड नहीं था लोगों में, करप्शन नहीं था, अडल्ट्रेशन किसी भी चीज़ में नहीं होती थी, बड़ा सतयुग वाला टाइमिंग कहा जाता था, इसीलिए दही, मक्खन, घी वगैरह बड़े गुड अमाउंट में मिलता था। पर जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, अब लोगों ने देखा जो कि डिमांड ऑफ मिल्क इज़ वेरी हाई एंड सप्लाई बड़ी कम है। अब सप्लाई कहाँ से लेके आए? जो हमारी काउज हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाए ताकि उनकी फीड जो है वो बहुत अच्छी होती चली जाए। और साइंटिस्ट और साइंस की हेल्प से काउज के साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिस की जाती हैं जिससे उनका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा किया जाता है और उनको ऐसी फीड, ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिससे उनकी फीड ज़्यादा हो सके। ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब चीज़ें उनको लगाई जाती हैं ताकि उनका फीड प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सके। 90s की भी बात करूँ ना, जब मैं दूध पीती थी, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बिना दूध पिए ही बड़ी हुई हूँ। मेरे पीछे भी मेरी मदर, मेरे फादर पड़े रहते थे जब मैं स्कूल जाने से पहले कि दूध पी के जाना है, और हम सिबलिंग्स रेस लगाते थे कि कौन दूध पहले फिनिश करेगा। उस टाइमिंग तक भी दूध जो था वो बहुत अच्छा आ रहा था, क्योंकि मिल्क मैन भी बड़े ट्रस्ट के साथ हमें दे के जाते थे। उनके साथ रिलेशनशिप मिल्क मैन के साथ हमारा ऐसा होता था कि वहाँ पर घर जाके भी देख सकते थे कि उनकी काउस कैसी हैं, बफेलोज कैसी हैं, हमें पता होता था उनकी फीड कैसी क्लियर आ रही थी, क्योंकि वो भी ये सोचते थे कि हम अपनी फैमिली को दूध दे रहे हैं, उनके बच्चों को हमने दूध प्रोवाइड करना है एंड दैट शुड बी वेरी ऑर्गेनिक एंड क्लियर एंड क्लीन होना चाहिए। लेकिन आजकल वो रिलेशनशिप नहीं रहे हैं। आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा हो गया कि एवरीबडी इज़ बिहाइंड मनी, एवरीबडी वांट टू आजकल के इन्वायरमेंट में ग्रीड ज़्यादा है, और उसकी वजह से इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन होने की वजह से प्रोसेसेस ऐसे आ गए हैं जिसमें मिल्क की पेस्चराइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन आ गई है, तो बड़ी डाइजेशंस आ गई हैं। सो ये वाली जो प्रोसेसेस होते हैं उससे क्या हो रहा था, अब आपके पास पैकेट में मिल्क आता है। पहले होता था कि हम सुबह सुबह उठते थे तो दूध वाला आता है, हम पतीला लेके आंखें खोलते थे तो सामने दूध वाला मिलता था। आजकल क्या होता है कि अब हम दूध वाला अगर आता भी तो उससे उस पर इतना ट्रस्ट होता नहीं है, पता ही होता था कि अब दूध में हमें कुछ मिल के आएगा, मतलब पानी या तो मिला होगा। और कई लोगों के घर पे सिर्फ पैकेट्स आते हैं या दूध की बॉटल्स पैक की हुई आती हैं, और नेवरदलेस दैट डेफिनेटली वो पूरी तरह से प्रोसेस एंड पैकेट होके आता है और आपके पास वो पूरी तरह से केमिकली इंजेक्टेड होके वो मिल्क आता है। सो पहले ज़माने वाला मिल्क में अगर हम बात करें तो दैट इज़ टोटली ऑर्गेनिक, और उससे बढ़िया सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता था। अगर उस टाइमिंग पे मिल्क, अगर आप सोर्स ऑफ कैल्शियम ले रहे थे तो वो अच्छा था, लेकिन आजकल के जनरेशन को जो मिल्क मिल रहा है वो ऐसा मिल्क मिल रहा है जिनमें उनको और डिसीजेज एंड इलनेस हो रही है। इसीलिए प्यूबर्टी के टाइमिंग से ही पीसीओडी का इशू जो है वो गर्ल्स में देखने को मिल रहा है, जो कि इस डेकेड में देखने को मिला है कि इन 10 सालों में जिन गर्ल्स का इंटेक ऑफ मिल्क था उनकी पीसीओडी का इशू जो है वो ज़्यादा बढ़ा है, बिकॉज उन्होंने इंजेक्टेड मिल्क का इंटेक किया है। सो वो इंजेक्टेड मिल्क उनके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। जो काउस को इंजेक्शंस लगते हैं कि उनका मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो, वैसे ही इंजेक्टेड जो थिंग्स हैं, इंजेक्टेड हार्मोन्स हैं, वो उनकी बॉडी में जाता है और वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और दैट्स कॉज अदर इश्यूज ऑल्सो। तो जो लोग, एक तो वेट से रिलेशन जिनका रहता है, वेट लूज करना चाहते हैं, वो काफ़ी ये कहते हैं कि हम दूध के बिना रह ही नहीं सकते हैं, एंड देन नाउ डेज देन वी ऑलवेज रिकमेंड नॉट टू गो फॉर मिल्क, एंड जैसे मैं दूध के बिना तो रह ही नहीं सकती हूँ, दूध वाली चाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। चाय पियो, अगर आपके पास दूध वो काउस मिल्क वाला आता है, अगर आपको लगता है ऑर्गेनिकली आपके पास आ रहा है, गो फॉर इट।
पैकेट और प्रोसेस्ड वाला मिल्क आप मत लीजिए। जो आपको पैक करके आ रहा है डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। जो लोग डायबिटीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं, जो लुकीमिया को आप फेस कर रहे हो, IBS का मैं इशू आज हम डिस्कस करेंगे, उनके लिए मिल्क बिग नो है। मिल्क जिनको इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो बच्चे कॉलिक फील करते हैं, एसिडिक फील करते हैं, कईयों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं, उन सब के लिए मिल्क आजकल के ज़माने में, आजकल की सिचुएशन में हमें ना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मोस्टली डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस कहते हैं कि आप मिल्क का इंटेक ना लें। कई डॉक्टर्स कह देते हैं कि यस आपने कैल्शियम लेना है तो दिन में 2 बार दूध पिलो। लैक्टेटिंग मदर्स को कहा जाता है कि चलो जी आपने मिल्क पीना बिकॉज यू हैव टू फीड योर बेबी, आपने 3 बार दिन में दूध पीना है। दूध से आपकी फीड नहीं बनती है, आपकी फीड बनती है शुगर से, आपकी फीड बनती है प्रोटीन से, आपकी फीड बनती है वाटर से। जितना अच्छा पानी पिएंगे, नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर लेंगे और प्रोटीन का इंटेक आप अपनी डाइट से लेंगे, उसके कॉम्बिनेशन से आपकी फीड बनती है। दूध पीने से आपकी फीड नहीं बनती है। सो व्हाट आर द क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि क्वालिटी उस टाइम पे अच्छी थी, अब क्वालिटी अच्छी नहीं रही है। जो अच्छा फैट दूध में पहले पाया जाता था वो अब नहीं पाया जाता, वो बैड फैट में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि प्रोसेसेस ऐसे किए जा रहे हैं। और सो फीड काऊ को फीड ऐसी मिल रही है, ऐसे इंजेक्शंस लग रहे हैं जिसकी वजह से वो इट्स कंटामिनेटेड मिल्क जो है वो पाया जाता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट अदर सोर्सेज ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर मिल्क। तो मिल्क की जगह आप यूज़ कर सकते हो कर्ड को। अब कर्ड क्यों यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कर्ड तो बनता उसी मिल्क से है। क्योंकि जब कर्ड फर्मेंट होता है तो उसमें जो बैक्टीरिया डेवलप होता है वो प्रोबायोटिक का काम करता है। अब हमने पनीर बनाया, कर्ड बनाया, तो उसका जो लैक्टोज था वो फट गया एंड दैट चेंजेस इनटू द अदर बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए बेटर है एज कंपेयर टू जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ हॉर्मोन्स आपके आ रहे हैं। सो जो कर्ड भी आपने बनाना है तो प्रेफरेबली जो आपको मिल्क मैन देने आ रहा है, और वो मिल्क मैन अगर आपको लगता है कि उसकी काउस भी जो है वो प्रेफरेबली अच्छी फीड उसको मिल रही है, इंजेक्टेड फीड उसको नहीं मिल रही है, तो अगर वो टेस्ट आपको डेवलप करता है तो देन गो फॉर कर्ड ऑल्सो फ्रॉम दैट काउस मिल्क। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो नो, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम प्रोबायोटिक का भी यूज करना चाहते हैं तो प्रेफरेबली घर पे कर्ड जमा लीजिए। जो आप बाहर से कर्ड मत लेके आइए, जो भी दूध आप यूज करना चाहते हो। एटलीस्ट कर्ड इज बेटर, सेफर ऑप्शन एज कंपेयर टू मिल्क फ्रॉम डायरेक्ट सोर्स। कर्ड यूज कर सकते हैं, लस्सी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो लैक्टिक एसिड जो लैक्टोबैसिलस उसमें पाया जाएगा वो प्रोबायोटिक का जो वो काम करता है। और इसके अलावा कई लोग ये कहते हैं कि वी कैन मेक यूज ऑफ आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क, वॉलनट मिल्क, पिस्टाच मिल्क, बहुत सारे इस तरह के मिल्क के आजकल वो पैकेट आ गए हैं। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं उनको ये रिकमेंड किया भी जाता है। बट द थिंग इज ये सब चीज़ें भी पैकेट हो गई हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है ना, उसमें लोगों की ग्रीड बढ़ जाती है और वो किसी न किसी तरह से उसको खराब करने की कोशिश करती हैं और वो पैकेट वाली चीज़ें बढ़ती बढ़ती पूरी तरह से कंटामिनेट हो जाती है। सो आमंड, कोकोनट मिल्क वगैरह अगर आपने यूज़ करना है तो प्रेफरेबली वो भी अगर आप घर में बनाना चाहते हो तो गुड है। और इतना ज़्यादा लोगों में आजकल का इन्वायरमेंट है कि आमंड मिल्क की जैसी सप्लाई डिमांड बढ़ी, उसकी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आमंड्स का जो सोर्सेज हैं जहाँ से आमंड ग्रो किए जाते हैं वहाँ पर भी उनको कंटामिनेशन स्टार्ट हो गया कि आमंड्स की भी ग्रोथ हमने ज़्यादा करनी है। तो हम घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं कि कहाँ जाए फिर बंदा, कहाँ फंस गए हम। सो वहाँ पे भी आमंड्स को भी ग्रो ज़्यादा करने के लिए किसी ना किसी फॉर्म के केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं ताकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, ताकि सप्लाई बढ़ेगी, आमंड मिल्क ज़्यादा बिकेगा। तो अगर आपको ऑर्गेनिक आमंड्स मिलते हैं तो आप उसका घर पे थोड़ा सा दूध बना सकते हैं, लेकिन उसको एज अ सब्स्टिट्यूट, टोटली सब्स्टिट्यूट ऑफ मिल्क मत यूज़ कीजिए कि आप, क्योंकि इतना सारा 1 किलो 2 किलो दूध तो मिलेगा नहीं आमंड से आपको ऑब्वियसली। तो अगर आपने बीच बीच में कभी यूज़ करना है कि आप मिल्क को सब्स्टिट्यूट किसी और चीज़ से करना चाहते हो तो आमंड या कोकोनट मिल्क घर पे कैसे बनाना होता है कि आमंड्स को आप सोक कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। जैसे अगर आपने इतना सा भी दूध निकालना होता है तो आपको 10 से 12 बादाम सोक कर देंगे और उसको सुबह आपने पील करके पानी के साथ चर्न करेंगे, चर्न ग्राइंडर में ही कर सकते हैं। तो उसका जो पहले वाला जो मिल्क निकलता है वो बड़ा गाढ़ा निकलता है, थोड़ा और पानी डाल के निकालोगे थोड़ा और पतला निकलेगा, तीसरी बारी में और करोगे तो और पतला निकल जाएगा, उसका फाइबर रह जाता है। उस फाइबर को आप किसी हलवे वगैरह में यूज कर सकते हो। कोकोनट को भी ग्रेट करके ऐसे यूज किया जाता है कि कोकोनट को ग्रेटिंग के साथ पानी डाल के एंड उसका फिर आपको 3 स्टेजेस में ही उसका मिल्क निकलता है। पहले गाढ़ा निकलेगा, फिर थोड़ा पतला, फिर थोड़ा सा और पतला हो जाता है। तो थोड़े अमाउंट में कहीं ये मिल्क यूज करना है, जैसे आपने कॉफी में यूज करना है या टी में आपने मिल्क यूज करना है, तो वो मिल्क इतने अमाउंट में इज गुड इनफ। और आजकल तो वैसे भी किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आमंड मिल्क निकाले और कोकोनट मिल्क निकाले।
सैटरडे संडेज को अगर आपके पास टाइम है तो प्रेफरेबली आप उस टाइम पे निकाल के रख सकते हो कि आपने अपनी दूध में या अपने अपनी टी में या कॉफ़ी में यूज़ करना है। लेकिन फिर बच्चों के लिए क्या रह गया, बच्चों के लिए कहते हैं कि फिर अब तो बच्चों को पहली फीड ह्यूमन फीड जाती है, जो हमारी मदर फीड जाती है, तो उसके बाद हम दूध का सोर्स जो है वो काओ मिल्क एंड बफेलो मिल्क ही लेते हैं। मैंने तो बहुत पिया था छोटे होते, बहुत ज़्यादा मिल्क। मैं अपने ब्रदर का भी दूध पी रहा होता था तो मैं ले लेती होती थी, मुझे याद है। आजकल के मामले में मैं अपने बेटे को दे ही नहीं पाती हूँ दूध, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे मुझे ऐसा फील होता कि दैट वाज नॉट सच ऑर्गेनिक मिल्क, और उसको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस की थोड़ी दिख रहे थे, सिम्टम्स दिख रहे थे, और ये दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल सिचुएशन। हमारे पास वो दूध ऑर्गेनिक नहीं आ रहा था। सो व्हाट आर द सब्स्टिट्यूट फॉर द किड्स के लिए हम फिर कैल्शियम के सोर्सेज क्या ले सकते हैं? उसके लिए कैल्शियम के सोर्सेज हैं, उनको हम सेसमे सीड्स मतलब तिल के लड्डू बना के दे सकते हैं। पॉपी सीड्स मतलब खसखस के लड्डू बना के दे सकते हैं। खसखस को आप वैसे भी किसी भी चीज़ में, हलवे वगैरह में भी डाल के आप दे सकते हो, दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। आप उनको दालें, लेंटिल्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, बीन्स हो गए, जो हमारी काली वाली दाल होती है दैट इज ऑल्सो गुड, आई बीन और लोबिया हो गया, दैट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। सोयाबीन की जो दाल होती है दैट इज गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर देम। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। एमरैंथ की रोटी हो गई, एमरैंथ का आटा अगर आप यूज करना चाहते हो दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। फिग्स, अंजीर आप यूज कर सकते हो। बादाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, वॉलनट्स, ये सारे नट्स होते हैं, दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैरेट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ब्रोकली हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ऑरेंजेस आर द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो इन सब चीज़ों को, और मोरिंगा का पाउडर भी आता है, वो भी हम कैल्शियम के सोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं। तो काफ़ी अदर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम भी अवेलेबल हैं अगर हम इनको डाइट में इंक्लूड करते हैं। और आजकल की डाइट, जो इंडियन डाइट्स हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि सिर्फ आप सुबह रोटी सब्जी दाल, शाम को रोटी सब्जी दाल, बीच में कुछ होता नहीं, बीच में दूध पी लेते हैं जी, बस इतना ही से। अगर आप इन सब चीज़ों को, सेसमे सीड्स, पॉपी सीड्स, नट्स, इन सबको इंक्लूड कर रहे हो, अपनी वेजीज, अपनी फ्रूट्स को इंक्लूड कर रहे हो, तो वो बैलेंस डाइट आपको गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर इफ यू वांट टू मेक यूज ऑफ मिल्क इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो आप आमंड कोकोनट मिल्क भी यूज कर सकते हो, या आपको ऑर्गेनिकली काउज या बफेलो मिल्क आसपास से मिल रहा है तो अपनी टी एंड कॉफी में यूज कर सकते हो। एक्सेस ऑफ मिल्क ऑफ हैविंग 2 to 3 ग्लासेस इन अ डे वो रिकमेंडेबल नहीं होता है। सो अब इतना टाइम हो गया कि हम कंटिन्यू करें आईबीएस की, शैल वी कंटिन्यू विद आईबीएस? ओके। सो अब जो लोग तो बड़े बोर हो गए थे और उनको लग रहा था कि मिल्क के बारे में सुनना था, वो तो टाटा बाय बाय कर रहे होंगे मुझे, और जो लोगों को होगा कि चलो अब आईबीएस का टॉपिक आ गया तो उनको लिए हाई हेलो हो गया है। सो और जो लोग सोच रहे हैं तो लोग थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं आईबीएस के बारे में भी, सो स्टे ट्यून। तो हम आईबीएस के बारे में बात करेंगे, दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बहुत कॉमन इश्यूज हो गए हैं आजकल। अब एवरी 4th पर्सन जो है वो मेरे पास जब कॉल पे आता है तो वो कहता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, मुझे डायरिया रहता है, मुझे ब्लॉटिंग रहती है, लेकिन मुझे सिम्टम्स समझ नहीं आते हैं कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। कभी डायरिया हो जाता है तो कभी कॉन्स्टिपेशन होती है। So irritable bowel syndrome is basically a combination of combination of all the symptoms together, जैसे कि हमारा ब्लॉटिंग होना, एसिडिटी फील करना, कॉन्स्टिपेशन फील करना, ये सब चीज़ें सिम्टम्स में आते हैं। सो कॉज क्या है आईबीएस का आज? क्योंकि मैंने तो ड्यूरिंग जब मैं स्टडी कर रही थी अपनी डायटेक्स की, आईबीएस का एक टॉपिक होता था, एक चैप्टर होता था, उसमें सिर्फ कॉजेज होता था, सिम्टम्स होते थे और फिर उसकी डाइट होती थी बस। पहली बात आती थी कि हमने उस टाइमिंग पे ये नहीं देखा था कि आईबीएस का जो कॉजेज स्टार्ट हो रहे थे उसका रीजन जो है मोस्टली स्ट्रेस रिलेटेड होता था। स्ट्रेस जितना ज़्यादा कोई बंदा ले रहा था ना उस टाइमिंग से ही आपका आईबीएस का इशू जो वो ज़्यादा हो रहा था, दैट वाज अ मेन कॉज। वो स्ट्रेस इज अ मेन कॉज अबाउट योर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। मैंने इन्फ्लामेशन के बारे में बात अपनी एक वीडियो जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है उसमें भी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ की थी। व्हाट वाज दैट? मैं अब अगर आपको कोई भी चोट लगती है तो क्या होता है, चोट लगने पे एकदम से नील पड़ जाता है, ब्लू हो जाती है ना आपकी, तो वो ब्लूनेस जो आपकी बॉडी पे आती है चोट लगने पे, वो गुड इन्फ्लामेशन है। मतलब सारे जो इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं भाग के जाते हैं कि आपको कहीं और चोट बढ़ ना जाए और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज गुड इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि आप जब गलत काम करते हो, गलत काम कौन से कर रहे हो, वो कोई चोरी डकैती वाला नहीं, गलत काम है जो आप करते हो, गलत खाते हो, गलत तरीके से खाते हो, मतलब च्यूइंग किया नहीं, फटाफट से खा लिया क्योंकि टाइम नहीं है जी आपके पास। और दूसरा आप गलत खाते हो जंक फूड, प्रोसेस फूड, पैकेट फूड, रात को लेट नाइट खाना, स्लीप प्रॉपर ना करना, स्ट्रेस इतना ज्यादा ले लेना। अब इन सब कारणों की वजह से व्हाट हैपन, आपकी बॉडी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कर देती है। उसमें क्या होता है कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक मछली के जाल की तरह है, फिश नेट की तरह है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जो आता है
वो खाने को डाइजेस्ट करता है और कहता है कि खाना डाइजेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स बन गए हैं, तो चलो इस नेट से बाहर निकलो, ब्लड में जाओ, ब्लड से सेल में जाओ और सेल में एनर्जी प्रोवाइड करके आ जाओ। अब जब आप कोई गंदा खाना खाते हो, जंक वाला फूड खाते हो, प्रोसेस्ड वाला फूड खाते हो, वो न्यूट्रिएंट जब बाहर निकलता है वो अनडाइजेस्टेड होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी बेचारी बड़ी समझदार है, उसको पता है मुझे क्या खाना चाहिए। आप गंदे तरीके से खाते हो तो वो गंदा वाला खाना बाहर जाके अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है, या फिर जब आप च्यू नहीं करते हो तो वो च्यू ना करने की वजह से अनडाइजेस्टेड फूड आपके ब्लड में चला जाता है। वो ब्लड में चला गया गंदा वाला खाना, अनडाइजेस्टेड फूड, वो फॉरेन पार्टिकल का काम करता है। सारे इम्यूनिटी सेल्स को लगता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आ गया है तो हमें इसका प्रोटेक्ट करना है बॉडी को इससे। उस प्रोटेक्शन के चक्कर में वो इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देते हैं एंड दैट इन्फ्लामेशन जो है दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। और वो सिम्टम्स फिर आपको आते हैं अनडाइजेस्टेड फूड के, जो इन्फ्लामेशन हो जाती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया जी, आपको एसिडिटी हो गई, आपको ब्लॉटिंग हो गई, आपको अनईजी फील हो रहा है, आपको नॉजिएटिक फीलिंग हो रही है, तो दैट ऑल सिम्टम शोज कि अब आपको आईबीएस है। लेकिन ये सिम्टम्स हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका स्टूल टेस्ट भी करवाते हैं, कई लोगों को वो ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं, इंडोस्कोपी तक भी होता है कि पता चले कि आपका आईबीएस का इशू है भी है कि नहीं है, तो वो डिफरेंट टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। अब इस केस में जब आईबीएस का केस आता है, क्योंकि आपका ब्रेन और आपका स्टमक का कम्युनिकेशन बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है, आपकी ब्रेन को पता ही नहीं चलता है कि मुझे कहाँ पर कितना खाना चाहिए, कितना स्टॉप करना चाहिए, एंड एज अ डिसकम्युनिकेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड स्टमक आपको ये कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी होना स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि व्हाट आर द फूड वी हैव टू ईट एंड व्हाट आर द फूड वी हैव टू अवॉइड। आप कभी भी गूगल करो ना आईबीएस के बारे में तो आपको एकदम से आ जाता है यू हैव टू टेक लो फॉड मैप। अब ये फॉड मैप क्या होता है जी? फॉड मैप पढ़ाया जाता है फर्मेंटेबल ओलिगो डाई मोनोसेक्राइड्स एंड पॉलीऑल्स। व्हाट अ साइंटिफिक नेम, बड़ा गड़बड़ सा नेम है। सो बेसिकली इसमें है क्या, छोटी सी लेमन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, दैट इज ये शॉर्ट चेन के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इस तरह के जो फूड होते हैं वो फर्मेंटेड हो जाते हैं और ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो कौन से फूड होते हैं? दैट इज रिलेटेड टू लिग्यूम्स, चेरीज, सोयाबीन, जो मिल्क मैंने अभी बताया आपको, वीट है, अनियन है, गार्लिक है, ये सब फूड जो है वो गैस क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी में और ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं सॉल्युबल फाइबर, जो लोग आईबीएस से ट्रीट करना चाहते हैं। तो अब हर बंदे का ना ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। मैंने कई केसेस देखे हैं, कईयों को तो हाई फाइबर भी सूट कर जाता है, कईयों को लो फाइबर भी सूट कर जाता है। हर एक की कंडीशन डिफरेंट होती है बिकॉज हर एक का मेंटल स्टेटस डिफरेंट है। क्योंकि आईबीएस की मोस्टली कॉज स्ट्रेस से रिलेटेड होता है और जो बंदा स्ट्रेस के साथ डील करते हुए डाइजेस्ट करना सीख जाता है उसको सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर उसकी बॉडी में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। पहले लेवल पे तो कहा जाता है कि आप सॉल्युबल फाइबर फॉर्म में अगर इसबगोल वगैरह, साइलम हर्सिस, गुड प्रोबायोटिक वो देना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको डाइजेस्ट हो जाता है। कई केसेस में वो चीजें उसको डाइजेस्ट भी नहीं होती हैं। तो इट्स डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द थिंग यू आर हैविंग। इतनी सी क्वांटिटी भी ना आईबीएस के पेशेंट को ट्रिगर कर सकती है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तभी ट्रिगर कर सकती है। तो उस बंदे को मॉडरेटली देखना पड़ेगा कि वो कितना डाइजेस्ट कर सकता है। तो थोड़ी क्वांटिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा सॉल्युबल फाइबर, धीरे धीरे करके जैसे उसकी डाइजेशन पावर इंप्रूव होगी तब हम उसको जो है एप्रोप्रिएट क्वांटिटी बता सकते हैं कि आप अब इतना ही खा सकते हो। आप जैसे सॉल्युबल फाइबर इंक्लूडिंग जो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे कि इसबगोल वगैरह अगर आप लेना चाहते हो। पानी का कंटेंट बड़ा अच्छा रखना पड़ता है आईबीएस में। ग्रेन्स आप ले सकते हो, लेकिन आजकल ग्रेन्स में भी क्या चक्कर हो गया है कि वो भी रिफाइंड आने लग गए हैं। मुझे ग्रेन्स और ये दूध वाली बात से ना फिर से वो वाली वीडियो का एक राइम याद आ रहा है जो मेरी ग्रैंड मदर गाती होती थी, दैट इज बीबा पुत्र माँ दा दुद्धू पीवे गां दा ते रोटी खावे कणक दी वोटी लियावे छणक दी, ना तो हुण दुध गां दा है ते ना ही हुण कणक दी रोटी है। सो बोथ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर डाइट। ते वोटी छणक दी आती है कि आजकल कि कणक दी आती है वो भी नहीं पता चलता आजकल। सो बेसिकली आजकल का सारा इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से जो चीज़ें हम पहले खाते थे वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो ग्रेन्स भी जो आईबीएस के पेशेंट को दिया जाता है वो भी देखना पड़ता है कि कितने अमाउंट में आप खा सकते हो, ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है ना, बोर हो जाएंगे लोग, भागने वाले हैं। सो प्रोटीन का कंटेंट जो है वो भी बहुत मॉडरेट अमाउंट में लिया जाता है क्योंकि प्रोटीन से गैस बन जाती है। गैशियस होने की वजह से आप कम अमाउंट में इसको लेना पड़ता है, जैसे कि हमारे लिग्यूम्स हैं एंड हमारे एग्स हैं, फिशेज हैं, चिकन है। मेरी अपॉइंटमेंट्स काफ़ी डिले हो रही हैं तो मैं थोड़ा क्विक होने वाली हूँ। आप मत कीजिएगा कि आपका पेस बड़ा हाई है, तो थोड़ा सा क्विक होने वाली हूँ। सो इसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं वो हमने एक कंटेंट डेफिनेटली इसका कंटेंट हम जूसेस फॉर्म में पहले देते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता है आईबीएस के पेशेंट में। तो हम पहले कहते हैं कि आप जूसेस फॉर्म में स्टार्ट करो, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। देन वी स्टार्ट विद द रॉ फूड, क्योंकि रॉ फूड का इंटेक इसमें ज़्यादा नहीं लिया जाता है। बेसिकली इसमें जितने भी गैशियस अमाउंट ऑफ फूड होते हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज हो गया, क्यूसिफर फैमिली होगी, अनियन, गार्लिक, लिग्यूम्स, होल
ग्रेन्स, एग्स, नट्स, सीड, इन सब चीज़ों की क्वांटिटी जो वो थोड़ी कम की जाती है। मिल्क को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, व्हीट को भी एक्सक्लूड करने की कोशिश की जाती है क्योंकि सीलियक होने का डर रहता है आईबीएस के केसेस में, इसलिए सीलियक टेस्ट किया जाता है ताकि आपको ग्लूटेन एलर्जी तो नहीं है। रॉ वेजिटेबल्स की जगह हम स्टीम वेजिटेबल या सॉटे वेजिटेबल को यूज करते हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट आईबीएस के लिए रिकमेंडेबल नहीं होती है क्योंकि वो केमिकली कोटेड होती है, उसके लिए कहा जाता है कि आप केमिकली कोटेड चीजें ना यूज करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें रहती है, इसमें कैफीन का इंटेक नहीं होता है, कोई भी बाहर का रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड आटा हम यूज़ नहीं करते हैं, स्वीटनर्स इसमें यूज़ नहीं किए जाते हैं, कोई भी स्टीविया वगैरह का इंटेक इसमें नहीं होता है। कॉन्डिमेंट्स जो होते हैं, इवन दैट छोटी इलायची हो गया, जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, इन सब चीज़ों का इंटेक भी बड़े स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है बिकॉज आईबीएस की जो ट्रीटमेंट है वो पर्सनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। हर बंदे की एक टॉलरेंस होती है कि कितने लेवल तक वो टॉलरेट किया जा सकता है, उतने अमाउंट में ही उसको दिया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं ऐसे कहूँ ना कि ये भी नहीं खा सकता, वो भी नहीं खा सकता, तो उसकी डाइट नील होने वाली है। हमने उसकी मॉडरेट क्वांटिटी में लेना बहुत जरूरी होता है। अब बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप ले रहे हो उसका फूड ट्रैकर रेडी करो कि उस दिन कितना खाया था, कितने अमाउंट में खाया था, जिससे आपकी बॉडी एसिडिक फील नहीं कर रही है या कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है या आपकी बॉडी कितना लाइट फील कर रही है। उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन से फूड से कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें रहता है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें आपका डाइट के साथ साथ आपका एक्सरसाइज रूटीन का होना, लिटिल बिट ऑफ अ गुड एक्टिविटी रूटीन आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, जिससे आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ऑब्जॉर्ब इजीली हो जाता है। च्यूइंग स्लोली करना आईबीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितनी जल्दी जल्दी खाएंगे उतना डाइजेशन पावर स्लो हो जाता है। स्ट्रेस को लो करना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेशन इसका स्ट्रेस के साथ रहता है। एंड इसमें जल्दी खाकर जल्दी उठना, ये एक टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप टाइमली नहीं खाते हो तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती बिकॉज यू आर वर्किंग अगेंस्ट नेचर के अकॉर्डिंगली काम करोगे तो लिवर इजी टू डाइजेस्ट कर सकता है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग इसमें बिग नो रहता है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि इसमें फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बंदा क्या होता है, अगर तो खुद खाना बना रहा होता है बेचारा वैसे बड़ा कंफ्यूज होता है, फैमिली की सपोर्ट से बना रहा होता है तो फैमिली कहती है तुझे ये नहीं खाया जाता, तुझे वो नहीं खाया जाता, तो तू पता नहीं क्या खाएगा, तो वो उसके स्ट्रेस के पीछे भी वो खा नहीं पाता। तो काफी फैमिली सपोर्ट होना इसमें बहुत जरूरी है ताकि वो डिटेक्ट कर पाए कि प्रॉब्लम हो कहां से रही है, कौन सा फूड है जो वो ट्रिगर कर रहा है। सो इट इज ऑल रिलेटेड टू द मॉडरेट अमाउंट ऑफ इनटेक ऑफ फूड, क्योंकि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो आप खुद समझते हो। इवन द डाइटिशियन एंड सम अदर पर्सन कांट टेल यू कि आपको इतने लेवल पे ही खा लोगे जो तो डाइजेस्ट हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि थोड़े से अमाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आई हैव टू स्टॉप दैट। कुछ जब तक आप थोड़ा इसमें ट्रायल वाला मेथड चलता ही है, टेस्ट एंड ट्रायल वाला, क्योंकि आईबीएस में हम कोई भी चीज ना एक्सेस में यूज करते हैं ना लो अमाउंट में, मॉडरेटली हमें यूज करना पड़ता है। फ्रॉम द लोअर अमाउंट ऑफ ग्रेन से लेकर फ्रॉम द लार्ज अमाउंट ऑफ कोई भी फैट अगर हमने यूज करना होगा तो बहुत मॉडरेटली इसको यूज करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि मैंने आपका काफी टाइम ले लिया। एंड होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और मिल्क एंड आईबीएस के इश्यूज के रिलेटेड कोई भी और क्वेरीज हैं तो आप ड्रॉप कर दीजिएगा इनबॉक्स में, एंड सो दैट वी कैन रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।